मैक्सिमम देखेंगे तो करीब 200 वर्ष, 975 ईस्वी तक, 790 करीब 200 वर्षों तक विपक्षीय संघर्ष चला। रिजल्ट भी जानते हैं, दुर्जय प्रतिहार मैक्सिमम समय तक रहा, बाकी फाइटिंग होती रही, कभी कोई जीता कभी कोई जीता, पाल, राजपूत और दुर्जय प्रतिहार। और लड़ते लड़ते आप लोग वीक हो गए, वीक हुए। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के जो सामंत थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हुई, जितने रीजनल्स थे सिर्फ उत्तर भारत उसको मैप को समझेंगे। और इसके पहले मैंने आपको जो बताया राजपूतों का उदय क्या कारण थे, 3 पॉइंट में बताया था। डिवाइन थ्योरी, जिसमें 2 डिवाइन थ्योरी है, दैवीय सिद्धांत, और एक इतिहासकारों का भी है। तो विदेशी जो ट्राइब्स भारत पे जिन्होंने आक्रमण किए फिर वो यही बस गए थे, बाकी यहाँ के क्षत्रिय थे। सिर्फ मैट्रिमोनियल रिलेशंस का है, वैवाहिक संबंध इसको बोले, फिर उनसे जो लोग पैदा हुए वही राजपूत कहलाए। 3 व्यूज़ हैं। तो गुर्जर प्रतिहार जब वीक हुए, वीक होने के बाद तो डिफरेंट स्टेट्स, वो स्टेट से राजपूतों के, आज मैं आपको 2 चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। एक तो डिफरेंट राजपूत स्टेट्स जो कि अब किसी सेंट्रल पावर के अधीन नहीं है, और दूसरा, और ये आपका आएगा करीब, ये मान के चलिए 950 से 1200। और इस पीरियड में देखेंगे आपके भारत के ऊपर 2 आक्रमण हुए, एक गजनवी का आक्रमण हुआ और एक गोरी का आक्रमण। गजनवी और गोरी के आक्रमण के बीच में जो गैप है वो 175 सालों का है। 1000 में शुरुआत की और 1027 तक उसने लगभग 17 बार आक्रमण किया गजनवी। और उसके बाद भी भारत में, नॉर्थ इंडिया में किसी यूनिफिकेशन किया है, किसी सेंट्रल पावर का उदय नहीं हुआ। 175 साल बीत गए, फिर गोरी का इसी पीरियड के बीच, और गोरी भी जीत गया। और इसी के बाद देखते हैं 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना, फिर वो इतिहास शुरू हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि इस पीरियड में ऐसा क्या था भारत में कि भारत हार गया, जीता क्यों नहीं? ये क्वेश्चन होना चाहिए पढ़ने से, ये सोचना भी चाहिए अगर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास में तो आपको पढ़ाया जाता है कि ये बड़े वीर थे, बड़े महान थे, लेकिन असलियत अगर वीर और महान होते तो हो सकता है कि हम गुलाम ही ना होते। तो कंपटीशन की पढ़ाई अलग होती। तो वीर थे, महान थे, चलो ये भी मान लें, तब फिर क्यों गुलाम हुए? फिर प्रश्न उठता है कि क्यों गुलाम? तो पता चला कि आपस में लड़ रहे थे। अगर आपस में नहीं लड़ते तो हो सकता है अगर हम यूनाइट होते, हमारे पास एक सेंट्रल फोर्स होती, सेंट्रल स्टेट होता, तो हो सकता था कि हम मिल के जब लड़ते तो हिस्ट्री कुछ और होती। तो पता चलता है कि हम डाइवर्सिफाइड थे, बटे हुए थे कई टुकड़ों। और फिर ये भी समझना है कि फिर नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या रिलेशन। तो क्या आप कभी ये जब जिस समय गजनवी आक्रमण कर रहा था या गोरी आक्रमण कर रहा था, तो क्या इसकी सूचना दक्षिण भारत के लोगों को थी, या उनको ये एहसास हो रहा था कि अरे चला गया दिल्ली? तो इसके मतलब कि कहीं ना कहीं दक्षिण और उत्तर का संबंध भी नहीं था, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी। लेकिन जो एक शब्द है राष्ट्रवाद जैसी, ये राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना, तो लगाव की भावना नहीं थी। तो
ये भी आपको नोट रखना है कि आप जब 1000 तक का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में हो कि राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना भारत में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये भी अपने दिमाग में रखना है कि राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना, मतलब जैसे इस समय राष्ट्रीय भावना है ना, तुरंत देश नाम लिए पाकिस्तान तो बस राष्ट्रीय भावना, चाइना राष्ट्रीय भावना आ जाती है ना, लेकिन गजनबी आक्रमण कर रहा है, गोली आक्रमण कर रहा है, इसको मैं बताऊंगा जब यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी हम इस पे रहे, तो अभी हम उत्तर भारत पर हैं और हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। सारे किंग्स के नाम आप नोट बनाइएगा तो बंगाल कपाल वंश का अपना अलग कर लीजिए, इधर गुजर बिहार का अलग कर लीजिए, नीचे राष्ट्रकूट का अलग कर लीजिए। फिर राष्ट्रकूट का भी पतन होता है और बंगाल में पाल है तो वहाँ सेन वंश आ जाएगा, पाल और सेन। और गुजर प्रतिहार टूट रहा है तो कितने भागों में टूट रहा है ये हमको देखना है। मैं आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि अग्निकुंड का सिद्धांत, तो अब देखिए अग्निकुंड का सिद्धांत वो बता रहा है कि 4 कलाएं पैदा होती हैं। 4 कौन से थे? पहला तो एक तो प्रतिहार ही होगा, सोलंकी होगा, शाका मुकेली या चौहान कह लो, और एक परमार नहीं होगा, चंदेल परमार है मेरे ख्याल तो देखते थे परमार जहां नहीं हो, गुजरात के चौधरी हो, बिहार हो, चलो मैं क्लियर करता हूँ उसको, क्लियर कर रहा है दिमाग को। लेकिन और भी कई हैं वंश, वो कहाँ से आए? तब हमको पता चलता है कि ये और जो लोग हैं इनको भी स्टेटस दे दिया गया राजपूत का, और ये हैं कौन? ये इन्हीं के फील्ड भाई। अब देखिए भाई, साइंटिफिक सोचिए कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या जेन्युइन है? अगर वैज्ञानिक, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर लिया है कि पता कर ले रहा है कि ये कंकाल पुरुष का है कि स्त्री का है, तो उन्हें DNA पता कर लेता है, बाल से पता चल जाता है किसका है। तो मुझे नहीं लगता है, मेरा अग्निकुंड से और किसी के मुख से कोई पैदा नहीं है, मेरा ये मान। वो एक सिस्टम सेट किया है समाज को चलाने का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अग्निकुंड से कैसे कोई पैदा, वो सब दिखाया जाता है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक से हटे ना, इससे हटना नहीं चाहते, टॉपिक से हटना नहीं चाहते, उस पर भी चर्चा है, हम चर्चा करेंगे। वो एक नैरेटिव सेट किया, और मैं अभी बहुत कहीं पढ़ रहा था कि सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 10 लाख लोग बताते हैं UPSC में बैठे हैं तो 1600-1700 क्वालिफाई करते हैं। तो 1600-1700 बहुत अपर माइंड होता है, जो जात, लिंग, धर्म इन सब चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं, वही क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा सा भी अगर जात, लिंग और धर्म में फंसे तो आप क्वालिफाई सुन लीजिए, इसको नोट रखिएगा इस बात को। यानी कि जो हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स अधिकारी, वहाँ तक जो पहुँचता है वो इन सबसे ऊपर उठकर काम करता है। तो समाज में सब लोग नहीं उठ पाते, तो अब आपको उठना है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिए, पहली सीढ़ी है आपको आगे बढ़ना। बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें, जात, लिंग और धर्म में करते करते वो बर्बाद होते हैं, कोई भला नहीं होता। हाँ, बताता हूँ आपको। परमार ही है, परमार। परमार को पवार भी कहा जाता है। जिसमें देखो महाराष्ट्र में शरद पवार वगैरह, ठीक है। तो इसको
अब भारत का हम उत्तर भारत का मैप देखिए, सबसे ऊपर तो कश्मीर है। इधर जो पंजाब का पोर्शन था यहाँ पे हिंदू शाही पंजाब, इधर यहाँ पर दिल्ली के पास का जो पोर्शन है सोपा, यहाँ यूपी के यहाँ पे गहरवा, इधर गुजरात के पास है तो चालुक्य, सोलंकी के लिए चालुक्य के लिए यहाँ से, और यहाँ पर आपने देखा देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसकी करूँगा ये सब राजपूत स्टेट्स जो कौन से स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं गुर्जर पंजाबों के जो ब्रिटिश थे, उनके जो सामंत थे जो इंडिपेंडेंट हुए थे कंट्रोल। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा पता परमार के नीचे मिलेगा आपको कंचुली वंश, कंचुली का चेदी वंश कहते हैं। ये सब अपने आप को राजपूत क्लैन का मानते हैं। अब आपके दिमाग में उत्तर भारत चल रहा है ना, उत्तर भारत का मैप ऊपर कैसे चलेगा, ये दक्षिण भारत, नीचे आगे दक्षिण भारत, तो देख और देखिए भारत पर आक्रमण कहाँ से होना है, नॉर्थ और वेस्ट भारत, और इधर सिंधु, अरे सिंध, और सिंध पर ऑलरेडी अरब जो है वो स्टैब्लिश, यानी कि मुस्लिम अरबी मुसलमान हैं वो स्टैब्लिश। अभी देखिए आप इसको जाने रहिएगा, अरबी मुसलमान और तुर्की मुसलमान दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ मुसलमान में मत जोड़िएगा, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, मोहम्मद साहब के अपने आप को वंशज मानते हैं, और जो तुर्की मुसलमान को कन्वर्टर है अपने से नीचा मानते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। आप देखिए जब तक ये इधर 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 जो ये पूरा उत्तर भारत है, देखिए आप इधर ये सब बिल्कुल इधर क्या हो रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये जब आना चाहते थे इधर, जब तक गुर्जर का इतिहास था तब तक ये अंदर नहीं आता। आपको मैंने नाम बताया था, नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल, फिर महीपाल, फिर जब वीक हुए तो ये डिफरेंट कायम हो गए। अब डिफरेंट कायम हुए तो हमें अब इसमें आपको देखना है कि अब इन वंशजों के बारे में हमको पता करना है कि ये जो 750 से लेकर 950 से लेकर 1200 के बीच में इनकी क्या स्थिति थी उत्तर भारत, ये आपको जानना, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होता तो इधर से जो आक्रमण हो रहे थे उसको यही रोक देते, या ये अगर लड़ रहा था तो इसकी सब लोग मिलकर मदद करते और इसको नहीं हरा देते। अंडरस्टैंड? तो ये अकेला लड़ रहा था, अकेला मर रहा था, इसकी ये सब मिलकर, और ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहा है, ये इनसे लड़ रहा है, कभी ये इनके रात को जीत, और क्यों जीत रहे हैं अब इसको देखो जो किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि अब सेंट्रल पावर है नहीं, सामंतवाद का उदय हुआ, और सामंतवाद का उदय क्यों होता है मैंने आपको क्यों बताया कि हाँ, ये तो बहुत जरूरी समझना है। जब तक आप आर्थिक में नहीं जाएंगे, आर्थिक कारण, क्योंकि आर्थिक कारण से ही आर्थिक परिवर्तन से ही राजनीतिक परिवर्तन है, यानी कि जो परिवर्तन राजनीतिक रूप से जो कोई निर्णय लिया था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक हानि और लाभ को देख कर, ठीक है, और इसको मैं अभी सिद्ध भी करूँगा, अभी थोड़ी देर में
सिद्ध भी करो। तो सिंध तो मैंने ऊपर बता दिया, इधर आ पाएगा, इधर गुजरात आएगा, गुजरात में स्वतंत्र चालू थे। अब यहाँ पर इनके बारे में अलग अलग से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि भी कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की, पीसीएस में 4 ऑप्शन दे दो, पता है भाई? कोई दिल्ली, आप आज दिल्ली है, दिल्ली को 1911 से पहले दिल्ली तो राजधानी थी नहीं भारत की। अगर मुगल भी थे तो मुगल आगरा से शासन करते थे। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में लाल किला, कुछ दिन तक दिल्ली रही राजधानी, बहुत समय तक लाहौर राजधानी रही भारत अकबर के समय। दिल्ली तो 1911 से स्टैब्लिश है ना, और 2024 तक राजधानी है। 1911 में राजधानी बनाई गई थी, अंग्रेजों ने बनाया और तब से आज तक तो दिल्ली का जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा उस समय नहीं था, लेकिन उत्तर भारत की कोई बताई दिल्ली का इम्पोर्टेंस बनाया गया, दिल्ली इतिहासकारों ने बनाया। दिल्ली की स्थापना की थी तोमर वंशी शासक आनंदपाल तोमर। और इस दिल्ली आनंदपाल तोमर सेकेंड, मैं इसको अभी लिखवा भी दे रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बस मुझे समझ में यही नहीं आता है कैसे पूरा करना। 5 लेक्चर में पूरा खत्म करना है, आज तीसरा लेक्चर है, अभी पूरा दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाना है, पूरा नहीं पढ़ाना है, चोल साम्राज्य पढ़ाना है, और फिर एक कंक्लूजन दे देंगे तो 5 मिनट खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का जो एक आधार जो तैयार हो रहा है, इससे आपको मेडिवल हिस्ट्री समझ 1000 से दवा। लेकिन ये बेस है कि राजनीतिक स्थिति क्या थी भारत की, ये जानना चाहिए। तो गहड़वाल चाहते थे कि हम दिल्ली पे कब्जा कर लें, और अजमेर में कौन सा वंश था? चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना? तो पृथ्वीराज चौहान इसी चौहान वंश के। लेकिन अब इसमें अलग समय में अलग अलग शासक, मैं यहाँ से चल रहा हूँ 1950 से 1200 में चल रहा, तो एक ही शासक हमेशा तो रहेगा नहीं, शासक बदलते रहते हैं। तो अब इसमें आप इस तरह नोट करते हैं कि जिस वंश में जब ये पावरफुल थे तब इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, और जब चौहान टाइप की पावरफुल थे तो चौहान किसी के पास हमेशा ये नहीं रहा कि बाउंड्री बिल्कुल निश्चित है तो उसी बाउंड्री में वो रहे, क्योंकि बाउंड्री अपनी बढ़ाएगा तभी उसकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि व्यापार तो चौपट हो चुका है। कोई व्यापार चौपट होने का मतलब है वस्तु विनिमय चल रहा है। भाई आज आपके पास करेंसी है ना, रुपये कागज़ के नोट हैं, इस समय तो कागज़ के नोट थे नहीं, और कागज़ के नोट लोगों तक पहुंचाना आसान है, और जब और सरकार को भी आसान है कागज़ के नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना। कागज़ के नोट पे यही तो लिखा रहता है, उसकी वैल्यू कब है कागज़ के नोट? जब उसको लिखा रहता है कि मैं आपको इतने रुपया देने का वचन दे, तब उसका मतलब है, ठीक है। तो कागज़ का नोट तो था नहीं, तो मुद्रा की जब कमी होती है तो वस्तु विनिमय होता है, और वस्तु विनिमय होता है तो उसके जो लैंड का जो मालिक होता है वही उसी को सामंतवादी होता है। और सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था, अब ये भी सुनो कि सामंतवादी व्यवस्था में पूरा बताएं तो जो पता चला 20% लोग 80% के ऊपर शासक हैं, 80% तो किसान मजदूर हैं, और 20% लैंड के मालिक हैं, और मालिक उनसे बेकारी करवा रहा है, बस उनको जीने भर का दे रहा है, खाने भर का दे रहा है। तो जब युद्ध होगा तो 80% नहीं इन्वॉल्व होगा ना, एकदम। वो कोई किताब है वो जो लिखा है उन्होंने, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में, कि उसमें लिखा है कोई नीतु हो हमें कहानी, कोई राजा हो हमको क्या नुकसान है, हमको तो वही काम अभी करना है, वही काम है। इसके अलावा और दूसरी हो तो सामंतवाद अच्छा नहीं है, लिखेंगे सामंतवाद अच्छा है। और सामंतवाद कब खत्म होगा? जब बाजार में व्यापार बढ़ेगा और मुद्रा का फ्लो आएगा, जब सब तक पहुँचेगा तो सब स्वतंत्र होंगे। वरना वस्तु विनिमय में क्या है कि कोई स्वतंत्र नहीं है, बस जिसको जो चाहिए वो अपना अपना एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहा और जी रहा।
आज देखिए असामंतवादी व्यवस्था है। आपका जो आपको घड़ी खरीदने का मुद्रा खरीदिए, आपको जीन्स खरीदने का मन हो रहा है, आपको जूता खरीदने का मन हो रहा है, अभी खरीदिए। आपको दिल्ली में पढ़ने का मन हो रहा है, दिल्ली चले गए, आपको मन हो रहा है इलाहाबाद पढ़ने का इलाहाबाद। एक इंडिपेंडेंट है। और सामंतवादी व्यवस्था मतलब इतने ज़मीन के मालिक हम हैं और तुमको इतना ज़मीन दे रहे हैं, तुम इसमें बेगारी करो और इसमें मेहनत करो, इससे जो उत्पादन होगा वो मेरा, वो किसका होगा? मेरा होगा। यानी अब हमारे मधुआ मजदूर बन। तो ये सामंतवादी, अब इतिहास पढ़ेंगे जिसको आप जानेंगे। और यही सब कारण है भारत के बारे में, ठीक है। तो अब जब पीछे में बहुत बार पूछा कि दिल्ली का संस्थापक होता, तो अब ध्यान रखिए अनंतपाल तोमर रही। ये हरियाणा के रीजन में है, ये पोर्शन है हरियाणा की तरफ का तोमर। और ये तोमर वंश से ही कभी दिल्ली इन्होंने कब्जा किया, गहरवाल, और कभी अभी गहरवाल के ही शासक हुए हैं, इनका नाम था जयचंद। जयचंद का नाम सुना ही आप लोगों ने, गुजरात में। और इधर एक शासक हुए हैं अजमेर में, इनका बहुत मशहूर शासक हुए हैं, सब नाम हो विग्रह राज चतुर, विग्रह राज चतुर, इनको विशाल देव के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक नाटक लिखी थी, उसका नाम था हरिकेल। तो हरिकेल में पूछा जाता है कि हरिकेल में जो नाटक लिखा है इसमें किस कथानक का वर्णन किया गया, और 4 कथानक दे देंगे ऑप्शन में, टिक करो। अब आपको पता है तो आप टिक कर लेंगे, वरना आप तुक्का मारेंगे। तो उसमें है कि उसमें महाभारत में जो शिव और अर्जुन के बीच में जो लड़ाई हुई है, किसी अस्त्र को लेकर युद्ध हुआ था, उसको कीर्तानुकीयम बोलते हैं। हाँ, उसका उस नाटक का इन्होंने वर्णन किया हरिकेल में। और इसका ये है कि जब एक इन्होंने मंदिर बनवाई थी, सरस्वती मंदिर, और उसी पर ये नाटक खुदवा दिया था लिखने। अभी कागज़ का भी प्रचलन नहीं था, मोटी मोटी किताबें भी नहीं थी जो आज इसी वे में आपको आप ले देते हैं उस समय। तो क्या करते थे, लिखवा देते थे पत्थरों पर। तो जब बाद में जब आक्रमण हुआ तुर्कों का, तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़वा दिया था, जिस मंदिर पे ये हरिकेल नाटक लिखा हुआ था। और जो मस्जिद बनाई उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, तो चूँकि इंस्क्रिप्शन था ही, उस पर लिखा हुआ ही था, तो मस्जिद में भी आज भी लिखा हुआ। तो ये हुआ कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इससे प्रमाणित हो जाता है। अंडरस्टैंड। इतिहास पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना है, हमें वैज्ञानिक ढंग से इतिहास पढ़ना, हमें किसी धर्म, जात, लिंग, किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल निरपेक्ष होकर पढ़ना, किसी का पक्ष नहीं लेना। आइए, तब आप बहुत जीवन में आगे बढ़ जाए। और अगर आपने पक्षपात किया तो आप बस स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह ही रह जाएंगे। आपको अधिकारी बनना है तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? भारत की राजनीतिक स्थिति 950 से 1200 के बीच की। तो विग्रह राज चतुर में हरिकेल, विग्रह राज चतुर। और एक इसके बाद शासक हुआ अजय राय। अजय राय ने ही अजमेर नगर की स्थापना की, जो राजधानी। और इसमें और भी हुए, पृथ्वीराज प्रथम हुए, पृथ्वीराज द्वितीय। जिस पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सुनते हैं वो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज जिस पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सुनते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय था। और ये जानिए कि पृथ्वीराज तृतीय का इनसे बड़ा शक्तिशाली था, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर, और सोमेश्वर की हत्या इन्होंने कर दी सोलंकियों ने, गुजरात के चोलों जो मैंने बताया। तो देखो अब लड़ाई क्यों हो रही है? सिर्फ राज्य विस्तार, अपने राज्य विस्तार, क्योंकि जितना बड़ा लैंड होगा उतने लैंड के हम मालिक होंगे, उतने लोग हमारे अधीन काम करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। मार्केट में, बाजार में कोई मुद्रा का प्रचलन या है भी तो बहुत कम है। तो लैंड ही होगा तभी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा, जैसे कि आज के समय में कि लोग अभी भी जिसके पास हर आदमी सोचता है कि ज़्यादा पैसा, उसमें प्रोडक्शन पे फोकस था जब मुद्रा नहीं थी। तो आज प्रोडक्शन पे फोकस नहीं है, आज मुद्रा पे फोकस है। कितना मुद्रा हम कलेक्ट करते हैं, कितना मुद्रा हमारे खाते में 10 लाख है तो 50 लाख है ना, सेम चीज़ है।
यहाँ अब देखिए, अब यहाँ पहुँचे इस राज्य में पहुँचे, अभी दिखवा भी दे रहा हूँ, इससे भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आए इस राज्य में, यहाँ के 3 शासक हैं बड़े, एक का नाम है भीमदेव प्रथम। भीमदेव को यहाँ पे मूल राज भी कहा जाता है, मूल राज। अब इतिहास में क्या है, दोनों नाम है, मूल राज भी है। और यहाँ से पीसीएस में भी एक सवाल पूछा गया। उसके बाद एक शासक है जय सिंह, और एक शासक है भीमदेव। भीमदेव द्वितीय। अभी मैं बता दे रहा हूँ उसको, अभी आप सुनते जाइए, इसको दिमाग में बैठाते जाइए। आपको ये देखना है कि भारत की, उत्तर भारत की आपको राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इसको आपको जानना। अच्छा देखिए, इसके साथ साथ में आपको ये भी सोचना है, देखो थिंक करना है। जैसे मैं आपको राजनीतिक ही तो बता रहे हैं अभी, अब इसके साथ जैसे हल्के लड़क बताए तो क्या है, ये सांस्कृतिक डेवलपमेंट, साहित्यिक डेवलपमेंट। अब जितने राज्य हैं ये कुछ ना कुछ निर्माण कराएंगे अपने यहाँ, तो वास्तुकला की प्रगति होगी। अपने यहाँ कुछ अपने पोएट्स को अपने वो देंगे, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी कर रखनी है कि कौन सा पोएट किसके दरबार में था। जैसे आपने नाम नचंद्र बताइए, तो आप बताएंगे कि उनके दरबार में। तो ये क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर इसकी माँ का नाम था नयनिका देवी। जब ये माइनर था तो इसकी संरक्षक का नाम था नयनिका देवी। और एक युद्ध हुआ था, काशकुद का युद्ध हुआ था करीब 1178 मोहम्मद गोरी और इसके बीच में। तो मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय थी। दूसरा है मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई भारत में, तो उत्तर आता है ये भी कि गुजरात के सोलंकियों में भीमदेव द्वितीय, जिसकी संरक्षक उसकी माँ थी, जिसका नाम था नयनिका देवी, के नेतृत्व में इसने, भीमदेव द्वितीय ने या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित। ये क्वेश्चन तो इस वंश का ऐसा। अब एक और बीच में है, आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मालवा बताया था। मालवा, यहाँ एक राजा बड़े ही मशहूर है, जिसका नाम था राजा भोज। राजा भोज का नाम सुना ना, एक कहावत सुनते होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ बंधु। इसका मतलब क्या समझते हैं? राजा भोज बहुत अमीर थे, राजा भोज बहुत अमीर थे, बस यही तो नहीं जानते। राजा भोज की, अब आप इतिहास को जानो। राजा भोज की संस्कृति में एक मतलब है, राजा भोज बहुत ही विद्वान पुरुष थे और अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय भी दिया। इसके अलावा खुद कम से कम 11 किताबें लिखी। उन्होंने भूगोल पे किताब लिखी है, और एक वास्तुशास्त्र पे किताब लिखी है, कृत्यकल्पत्रु। राजा भोज ने कृत्यकल्पत्रु, और एक भूगोल पे लिखी है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे पास है। तो ये सब पूछता है क्वेश्चन कि भूगोल पे कौन सी किताब लिखी है भोज ने। जैसे आपने किताब का नाम सुना होगा लीलावती, पूछ लेते किस विषय का किताब है, और 4 ऑप्शन देते किस विषय का किताब, गणित। लीलावती गणित की किताब, भास्कराचार्य ने कई बार पूछा। इसका ट्रांसलेशन अकबर के काल में हुआ, फारसी भाषा में, संस्कृत से। अच्छा देखो, अब इसमें तुमको लैंग्वेज भी देखना है कि यहाँ सबकी लैंग्वेज क्या है। अब देखो लैंग्वेज हमारी इधर, हम लोग अवध में रहते हैं, हमारी लैंग्वेज। अभी पश्चिम में चले जाओ तो तेरे को मेरे को शुरू हो जाएगा, तू क्या कर रहा है, तू लगेगा कितना कर्कश आवाज़। तो क्या डिफरेंस क्या है, हमारी आवाज़ कितनी मीठी है, हम कैसे, आप कैसे बात करते हैं लोगों से। कहीं ना कहीं डीएनए का अंतर तो है ही। उनका जो पैदा होगा उसी तरह बोलेगा, हमारे यहाँ जो पैदा होगा हमारी तरह बोल, है ना अंतर। तो इसी से पता चल जाता है लैंग्वेज से। जोग्राफिकल तो डाइवर्सिटी है ही, लेकिन डीएनए के मिलने से भी डाइवर्सिटी है।
स्किन का बताते हैं। जैसे आप हम लोग तो भी ब्राउन है, दक्षिण भारत में चले जाओ तो ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक। क्यों? वो कहते हैं कि हम मूल निवासी जितने ब्राउन है सब मिक्स रेस है, बाहर से आए हैं, आपस में मिल गए, बिछ गए, गोरे नहीं। और जो गोरे हैं वो तो अपने आप को बिल्कुल सुपीरियर मानते हैं, सबसे ऊपर, जैसे अंग्रेज मानते हैं। वो बिल्कुल गोरे वाइट हैं, वो भारत में भी वो कहते हैं कि हम सबसे अच्छे नस्ल हैं। जो ब्राउन है वो मीट काले वाले कहते हैं तुम सब बेकार हो, हम मूल निवासी, तुम लोग बाहर के। ये भावना बहुत तेजी से बढ़ गई इस समय। चलिए, तो ये बहुत आपको बताते हैं कि राजा भोज जो आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार सुना होगा, पुरस्कार दिया था, जिसमें माता सरस्वती की फोटो लगी रहती है। तो वो ज्ञान वो उस चित्र को बनाने वाला नहीं था राजा भोज, और इसी से वो लिया गया है, कॉपी किया गया। और आज जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उसमें जो आकृति है वो राजा भोज के दरबार से वर्तमान होता है। और इसके बड़ा अच्छा कि मतलब इसके डेथ पे बहुत अच्छी लाइन वहाँ के पंडितों ने लिखी है, वो लाइन में बताता हूँ। अभी पूरा किताब देख के बता रहा हूँ, सुनो कीजिएगा। अब ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बता दें क्या मतलब इसका। कहाँ राजा भोज का मतलब है कहाँ गंगू। राजा भोज में यहाँ कलजुली क्षेत्र का एक शासक था जिसका नाम था गांगेय। और एक शासक था इधर नीचे राजपूतों में, जिसका नाम था तैलप नाम था, तैलप। इन दोनों को पराजित किया था। गांगेय देव को पराजित किया था और तैलप देव को राजपूत। इसलिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू से मतलब गांगेय से है, और उसको गलत नाम उसको जात से बना दिया है। कहाँ गंगू तेली मतलब तेली जात से बना दिया, कोई मतलब नहीं। यही तो भारत है, यहाँ पे इतना इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन। अब डिवाइन थ्योरी, गलत इंटरप्रिटेशन, बलबन डिवाइन थ्योरी कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि, और मेरे अंदर चित्र बनाया और चित्र में पीछे बना दिया सूर्य की रोशनी। बहुत फर्क पड़ता है। और जो कॉमन पीपल्स हैं वो तो दिमाग हाँ ये तो ईश्वर, अब ये जो कहे नहीं मानना है। अकबर मैं ही ईश्वर हूँ, और ये लोग और कहे कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं नाम वाले की पर। इट्स मीन्स क्या है? आपको इंटेलेक्चुअल बनने जा रहे हैं ना, सबसे स्मार्ट। तो आपको ये समझना है कि क्या सही, और जिस दिन सही और गलत में, यानी कि आप पक्षपात नहीं कर रहे ना, सही गलत में अंतर करना सीख गए, आप भीड़ से अलग हो। फर्जी बोल रहा है, सुनोगे फर्जी बोल रहा है, नहीं समझना। अंडरस्टैंड? गंगू ये है जो भी चेंज हो गया। हाँ, और ये हो गया, कितने स्टेज हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक छूट रहा है, चंदेल छूट रहा है, बुंदेलखंड के चंदेल। ये बुंदेलखंड के चंदेल यहाँ, बुंदेलखंड तो देखिए ना, उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे बुंदेलखंड आपको दिख जाएगा, बिल्कुल यहीं पर ये पोर्शन हो, ये पोर्शन। इसलिए मैप जरूर आप घर पे पढ़िए, तो मैप जरूर लगाइए अपने स्टडी में। और 3 मैप लगाइए, यूपी का मैप लगाइए, एक इंडिया का मैप लगाइए, और एक वर्ल्ड का मैप। ये आपकी स्टडी रूम में होना चाहिए। और पढ़ना आपको पूरे, ये ध्यान रखिए, कंपटीशन तभी पढ़ना। आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे, लेकिन 5 क्लास में नहीं रखो, 1 साल रखो। एक चीज़ रेगुलर धीमे धीमे चलेगा तब। और लेकिन ये चीज़ है कि जो डायरेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ उस पर आप चलने लगेंगे ना, किताब से पढ़ने लगेंगे, तो बहुत कुछ क्लियर होगा, आपका क्लियर होगा। तो चंदेल, इसमें एक शासक हुआ विद्याधर, और एक हुआ परमर्दी देव। राज्यपाल ऐसे करके शासक हुए चंदेल वंश में। और चंदेल वंश में एक शासक हुआ धन, आपने नाम सुना होगा, नहीं नाम सुना तो बता देता हूँ। तो खजुराहो का मंदिर देख रहे हैं ना, खजुराहो में एक तो काम क्रीड़ा करते हुए बहुत सारे मंदिर बने हुए, धंग में।
और कंदरिया महादेव मंदिर है, जहाँ कभी पता खंड मंदिर, एक महादेव कंदरिया महादेव मंदिर है, वो भी इसी खंड में है। और उनकी राजधानी क्या थी? खजुराहो। खजुराहो खजुराहो का नाम सुनिए मध्य प्रदेश में, बिल्कुल वही बुंदेलखंड एरिया है वो। तो और ये अब ये मैंने 7 राज्यों के बारे में बताई, और ये बताया मैंने आपको कि जब गुर्जर बिहार का डेक्लाइन हो गया तो इस तरह से ये जो सामंत थे उनके, ये 7 इंडिपेंडेंट थे, और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अपने अपने राज्य में शासन करते और अपने अपनी कला संस्कृति का डेवलपमेंट करने लगे, और आपस में अपने राज्य को विस्तार करने के लिए लड़ते रहे। कोई सेंट्रल पावर, जिस समय भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ उस समय कोई सेंट्रल पावर उनको फेस करने के लिए भारत में नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद इसको बता दें, लिखा दें, तो दक्षिण भारत में चले आप, दक्षिण भारत में समझाते तो पता। अब सुनना अच्छा लगने लगा, अब सुनना अच्छा लगने लगा लिखना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप इसको मैप जरूर बनाइएगा आप पढ़ते समय। आप मैप जैसे कि ये जैसे पढ़ना है लिखिए 950 से 1200, तो ये मैप बनाते थे, ऐसा मैप बना लीजिए। फिर अलग अलग सारे राज्यों के बारे में आप कौन राजा किस समय में था, उसने कौन सा कार्य किया, किसने एक्सटेंशन किया, कहाँ पराजित हो गया, कौन सा मंदिर बनवाया, कौन सी किताब लिखी, कौन से कवि को आश्रय दिया, इतना बस इतना हो गया, कंप्लीट हो गया हर स्टेट के बारे में। और इतने में से कम 2 सवाल आपको, इन 7 में से 2 सवाल आपको, जब सिलेबस से कहीं ना कहीं 100 सवाल आना है तो कहीं से 2 सवाल आपके कहीं किसी भी कंपनी से। क्या हो थोड़ा सा इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक दक्षिण भारत बताता हूँ। ये तो उत्तर भारत है। दक्षिण भारत में एक साम्राज्य का बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी शायद कोई पिक्चर भी आई थी हरिमोद वर्मन करके। कौन सी? हरिमोद वर्मन चोल राज्य पर एक पिक्चर कोई बनी थी, ऐश्वर्या राय उसमें थी। हाँ, राम राजा देख के समझ में नहीं आया। दक्षिण भारत तो रही है, दक्षिण भारत में कुछ पठारी भाग है और कुछ सुदूर दक्षिण, 2 पोर्शन। दक्षिण को 2 भागों में, दक्षिण में एक पठारी भाग बनाएंगे, पठारी, और एक सुदूर। उसको समझ में आ रहा है ना? कहीं कुछ समझ में तुरंत मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको बता तो हो सकता है कि दूसरा रास्ता अपनाएगा, लेकिन तुरंत क्वेश्चन जरूर लिखिए आपको बताने समझ में। और आपको मैं बताऊं कि इस तट क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी, इसको नाम क्या है? सर ऊपर इसको मालाबार कहते हैं, मालाबार कहते हैं, मालाबार तट। और ये इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल। इधर उत्तरी सरकार, सबको पता है, ये तो हम ब्रिटिश सरकार पाएंगे। देखो मैंने इतिहास पढ़ा, मेरे सर ने बताया इतिहास तभी समझ में आएगा जब भूगोल आपका कम से कम राजनीतिक तो कम से कम क्लियर ही रहे, तो मैं याद करते रहोगे। अब आपको नदियाँ नहीं पता कि तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है, गोदावरी नदी कहाँ बहती है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, कृष्णा कहाँ बहती है, कावेरी कहाँ बहती है, क्या समझ पाओगे? क्योंकि कोई मोटरसाइकिल तो चल नहीं रही है, कार तो चल नहीं रही है, चल तो जहाज रहा, और व्यापार सारा किससे हो रहा है? जहाज से हो रहा है। अगर दक्षिण भारत में ये तो कोरोमंडल तक हो गया, सारे जितने वो हैं बंदरगाह को यहीं तक पड़ा। अब यहाँ से जो व्यापार होते हैं इधर वाले ऐसे हैं, अरब सागर में जाएंगे, और अरब सागर से कहाँ जाएंगे? इधर इधर
इधर गुजरात का भी हो गया, इधर सिंध हो गया करके, और इधर लाल सागर से या पारस की खाड़ी से ये यूरोप को चले जाएंगे व्यापार करने। इतना तो मैप क्लियर होगा ना। वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, अगर है तो अभी मैं बता रहा हूँ, उससे आप अपने आप को इंडिया का मैप देखिए, वर्ल्ड का मैप देखिए, जिनको व्यापार करना था वो ऐसे करते हैं। इधर के लोग भी ऐसे ही करेंगे। इसके अलावा अगर चाइना को व्यापार करना होगा तो वो कैसे व्यापार करेगा यूरोप के साथ? चाइना को व्यापार करना होगा तो कैसे करेगा? रास्ता कहाँ से है? अरे पूरा सब लैंड लॉक है। तो आपको मैंने उस दिन क्या बताया था इधर स्टेट ऑफ क्या बताया? मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का ही रास्ता है घुसने का, वरना स्टेट लॉक है। और इतनी साइंस नहीं टेक्निक, जो हिंद महासागर में ट्रेवल करना डायरेक्ट बिना कि डायरेक्ट हम कहीं किसी से मिले ना सीधे निकल जाएं, चाइना से निकले और निकल जाएं अरब में और यूरोप तक व्यापार करें। बीच में जो विभिन्न जो कह सकते हैं कि जो बंदरगाह थे वहाँ रुकना पड़ता है। डायरेक्ट हिंद महासागर में जैसे आज आपको आप बताइए ट्रेन चलती है, उसमें ठंडक में कोहरा होता है, तो जब ट्रेन अभी भी चलती तो इशारा होता है ना, गार्ड टीटी बताते हैं कि अब रास्ता क्लियर है, निकल जाओ, निकल जाओ, सब तो निकलती है। समुद्र में कैसे यात्रा करते हैं? कुछ तो इतनी टेक्नोलॉजी आई हो, जिस समय अभी आप चल रहे हैं 1000 में चल रहे हैं, कुतुबनुमा का भी आविष्कार नहीं हुआ। करेगा चाइना ही करेगा, लेकिन अभी और बाद में करेगा कुतुबनुमा का आविष्कार। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारूद का आविष्कार चाइना ने किया, कागज का आविष्कार चाइना ने किया, कुतुबनुमा का आविष्कार चाइना ने किया, लेकिन विकास यूरोप का हो गया। क्यों बताइए? बताएंगे कभी बात नहीं, तो दिमाग में डाल लेंगे। मेंस में पूछता है, मेंस में पूछता है कि डेवलपमेंट यहाँ हुआ, विकास लेकिन यहाँ हुआ, अभी सॉरी आविष्कार यहाँ हुआ लेकिन विकास यहाँ हुआ। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है किसी भी बच्चे के दिमाग को खोलने के लिए, क्योंकि दिमाग क्यों विकास, जब तक आप रूढ़वादी हैं तब तक आपका विकास नहीं होगा। आपको रूढ़वाद को समाप्त करना पड़ेगा अगर अपना डेवलपमेंट। तो यूरोप ने रूढ़वाद से लड़ा, रूढ़वाद को खत्म किया, लेकिन चाइना ने, और चाइना का विकास कब हुआ? 1978 से, आज 2024 में था, और अमेरिका को टक्कर दिया। खैर वो अलग चीज़ है। ये क्या होगा? रेड वाला ये हाँ, तुम लोग बताते तो बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लगता है। कुछ और बता दें, हमारा भी ज्ञान बढ़ पाए, बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। तो ऐसे सर यूरोप वालों के साथ हुआ ना, चाइना और यूरोप वालों के साथ। यूरोप तो बहुत आगे नहीं, अब मतलब तब के समय में सर जैसे वो यंत्रों का खोज किया लेकिन उपयोग नहीं कर पाया सही ढंग से, यूरोप वालों ने किया अच्छा। यूरोप पूरे दुनिया पे काबिज हुआ ना यूरोप। एक तो छोटा सा यूरोप है, पूरी दुनिया को अपने पैर के नीचे दबा रखा। हम नहीं दबा, भारत नहीं दबा, भारत को ऐसे नींबू की तरह छोड़े। आप क्या करना पड़ेगा? नोट तो खैर अभी और थोड़ा सा उसको ले जाते हैं। आओ क्या आप whether Yes, load your yes, last yes. unzip file, yes, loading unzip file, आज थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ो, छोटा भी हो फुल कर दीजिए ऊपर वहाँ से जहाँ पे वो जो रेक्टेंगल जैसे कोने में बनाया है, ऊपर ऊपर से जो स्क्वायर जो बना ये नहीं नीचे नीचे स्क्वायर जो बना है, स्क्वायर। अरे यार तो बढ़िया चीज़ है यार। हम लोग चाक से पढ़ाए, फिर अब जाके मार्कर से काम करें। उसको बीच में कर दें। बंद कर। हाँ, मेरी आवाज़ तो पहुंच ही रही होगी ना। एक पंखा चलाया कीजिए, बाकी बंद रहे।
नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तुमको ये समझना है, थोड़ा सा संक्षिप्त में तुमको बोल के तब आगे बढ़ें, फिर डिटेल पे भी बात करेंगे। मैं तुमको जो बताना ये चाहता हूँ कि जो पूरा चोल जो है ये करीब 814 में इसके विजयालय में, और चोल बिल्कुल समझ लीजिए आपका यहाँ पर जो था, इधर आप कहेंगे कि सुदूर दक्षिण, इधर जो एक नदी है तुंगभद्रा नदी है, और सबसे सुदूर में कावेरी नदी है, और इधर कृष्णा नदी है, और इसी के बीच के पोर्शन को दोआब बोलते हैं। अब इसके यहाँ पर करीब छोटा सा, लेकिन समझ छोटा सा अभी चोल राज्य, और चोल राज्य बनेगा चोल साम्राज्य। अब चोल अभी इधर से व्यापार कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं व्यापार करने, बहुत ध्यान समझिए इसको, किसी को रोक नहीं, इस तरह व्यापार करें। और या फिर ये इधर से नीचे जा रहे हैं स्टेट ऑफ मलक्का, तो उधर जो है सुमात्रा, जावा और मलाया, और उधर से चाइना से भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो और जितने राज्य हैं, अब चोल राज्य से बनेगा साम्राज्य। तो साम्राज्य कैसे बनेगा? अब चोल है, और चोल के नीचे कौन है? इधर पता चला पांड्य, इधर पता चला कि चेर है, इधर पता चला पल्लव है, इधर पता चला वेंगी के चालुक्य हैं, इधर पता चला कलिंग है, इधर पता चला फिर मेरा बंगाल आ गया, पाल के बाद से चोल राज्य, चोल साम्राज्य का बनेगा जब चोल पूरे एरिया पे कैप्चर करेंगे। इसीलिए चोल साम्राज्य को जो IAS एस्पायरेंट्स हैं या सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको चोल साम्राज्य के बारे में जो पढ़ाया जाता है कि भाई आप पढ़ लो। और पढ़ाने का उद्देश्य राजनीतिक इतिहास पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप तो बनोगे DM बन के बैठोगे कुर्सी पर, आप बन के बैठोगे SDM बन के कुर्सी पर। तो अब आप बैठोगे किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हो, आपको बैठना के रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को हम क्या दें कलेक्ट करके? टैक्स। तब तो तुम्हारा प्रमोशन करेगी, और नहीं करके दोगे तो डिमोशन होगा। और प्रमोशन कैसे होगा? जब हम अच्छा व्यापार करेंगे, सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको हम फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? इसलिए आपको ये पढ़ा, आपको वो तो इतिहास नहीं जानना है। अब इनको अगर इधर से लैंड से करना है, लैंड मार्क से अगर करना है, अब ये तो उपजाऊ प्रदेश है, ये भी कैप्चर करना चाहते हैं। ऊपर इधर राजपूत है भाई, तो राजपूत पराजित हुए तो यही कल्याणी के चालुक आ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये बात ये नोट कर लीजिएगा आपने आप कॉपी में, कि जो आप राजपूत देख रहे हैं, राजपूत से पहले वहां पर प्रतापी के चालुक्य शासक थे, प्रतापी के चालुक्य, और इन्हीं को पराजित करके कौन आया? राष्ट्रकूट आया, राष्ट्रकूट है। और राष्ट्रकूट को किसने हराया? देखिएगा राष्ट्रकूट में तो देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य जो पहले द्वितीय बराबर हार कर रहा था, कल्याणी 965 के बाद 9, और मैंने वही अभी मैंने आपको यहाँ से जोड़ा था, इसे कहा इतिहास को जोड़ना, तो मैंने राजा भोज के बारे में बताया कि राजा भोज ने पराजित किया। तब कहाना है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू, गांगे को कल्चरल क्षेत्र अपने से नीचे, भाई मालवा को देख रहे हैं, मालवा के परवार, अब उसमें नीचे देखिए तो एक कल्चुरी की चेन को गांगे को हो रहा है, और फिर इधर यहाँ पे है, यहाँ आ रहा है टैलेंट। अब इस तरह से जब आपकी मैप में सब कुछ यहाँ फिट हो जाएगा, तो मैप लिखेंगे आप, एक बेस पे बनाएंगे, और यहाँ फिट हो जाएगा, सब समझ में अंडरस्टैंड, वरना पे घूमता रहेगा, समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये काम अपने हाथ से करना है। जैसे मैंने बताया, ये काम जब आप अपने हाथ से आप करेंगे तब आप डिफरेंट होंगे, लिखाने तो भूल जाएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पढ़ के मैंने जो समझा वो घी, दूध से घी टेस्टी है, तो फिर हमको याद नहीं करना पड़ेगा, हम लिखते चले जाएंगे। कुछ फैक्ट्स होते हैं वो नोट कराएगा, वो नोट करा दिए।
तो अब देखिए, अब इनको जाना है तो हर जगह तो इनको चुंगी देना पड़ेगा, तब तो जाएंगे ये। तो इनका ये उद्देश्य था कि ये बाउंड्री पूरी हमारी हो जाए, ये बाउंड्री हमारी पूरी है, तब हमारा जो व्यापार होगा वो सबसे जबरदस्त होगा। तो इन्होंने इस पूरी बाउंड्री को जीत लिया और इस पूरी बाउंड्री को जीत, इतना बड़ा चोर साम्राज्य अब हर तरफ से ही व्यापार। और अंदर के जो जीत रहे हैं, जो जीत रहे हैं, यहाँ पे एक कोंड की उपाधि दी जाती है। कोंड आपने सुनो एक नाम, गंगई कोंड चोलपुरम है। तो गंगई कोंड का मतलब क्या हुआ, या मदुरई कोंड की उपाधि धारण की परांतर, मदुरई को जीतने वाला जो बस कनक्वेरर सिंपल। कि जो कनक्वेरर है वो कोंड एक्चुअली यहाँ भाषा अभी इस भाषा पे सवाल एक आता है, तमिल में 4 शब्द लिख दिए जाएंगे और 4 हिंदी में शब्द, तो ये मिलाइए पीसीएस में। अब तमिल पढ़े हो तब तो मिला पाओ। तो वो IQ लेवल का टेस्ट है कि आपने कितने ध्यान से अपने सब्जेक्ट को तैयार किया है। तो 10-15 विभाग हैं, उस विभाग को आप पढ़ लीजिए और किसको क्या कहते हैं हिंदी में लिख लीजिए और मिला लीजिए। अब चाहे जब पूछें टेक्स्ट, मतलब जो भी लैंग्वेज वो हिंदी नहीं है, यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है वो तमिल है। और हम लोग जो पढ़ते हैं तमिल से ट्रांसलेट इंग्लिश और इंग्लिश से ट्रांसलेट हिंदी पढ़ते हैं। जैसे तमिल पिक्चर देखिए, अब इसमें साउथ इंडियन मूवी देखती हो ना, बड़ा मजा आता है, आता है हिंदी डट, तब मजा आ रहा है। और तमिल में आ जाए तो बहुत कुछ नहीं समझ। कोंड का मतलब बताया कनक्वेर, अब इंग्लिश में बताया कनक्वेर, हिंदी में क्या बताया जीतने वाला, समझ में आ गया ना। अब बहुत कोंड बताई, अरे कोंड याद ही नहीं होगा है। हिस्ट्री जाग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब आप अपने विषय से जब प्यार करते हैं तो कोई चीज़ दफा नहीं होती, और जब प्यार नहीं सब करते हैं बल्कि बोझ समझते हैं तो वो दफा हो जाता है। ठीक है, कोई सन पूछो इतिहास का सब बता दो, कभी का कहीं रहा था। तो उसके पीछे कारण क्या, सब्जेक्ट से प्रेम, रेगुलर सब्जेक्ट के टच में रहना, वो आप भी कर लेंगे, आप भी हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, कोई मतलब कोई नई चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये मैं दक्षिण के बारे में बता रहा था। इसी अब आपको मैं जब अभी जब इसको पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि चोल राज्य से चोल साम्राज्य कैसे, और इसलिए अब देखो कि चोल बहुत बड़े बड़े मंदिर बने, बृहदेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर, और आज भी। और इस तरह मंदिर है कि मतलब अभी उत्तर भारत के किसी मंदिर से उस मंदिर की तुलना भी नहीं की जा सकती, इतने जबरदस्त। तो मंदिर बने क्या, इसका मतलब इकोनॉमी मजबूत थी, पैसा राज्य के पास था। अब मंदिर बनाया क्यों, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कि ये, क्योंकि मंदिर जो थे भाई उसमें कोई बैंक तो था नहीं, कोई बाजार तो था, मंदिर केंद्र था किस चीज़ का, आर्थिक और सामाजिक केंद्र। बाजार मंदिर पे लगा, आर्थिक लेन देन, मेला लग रहा है, लेन देन हो रहा है। तो मंदिर इसलिए स्थापित किए जाते थे अपने वर्चस्व को भी दिखाने के लिए, और वहीं से सारे इनकम जनरेट होते थे लोग मंदिर से। अब खत्म हो रहा है ना, लेकिन उस जैसे मान लो अभी एक मंदिर बनी, अभी आप लोगों ने सुना उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना, और पता चला कि 1 साल में करीब 2 करोड़ लोग वहाँ आए। फायदा किसको होगा, कोई साधु वाधु फायदा नहीं होगा, साधु प्रसाद बांटे, सारा फायदा सरकार। होटल लो टैक्स सरकार, इसको चाय टैक्स, SGST CGST सब कुछ क्लियर है ना। अब जितना पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो सारा उस पैसे का लोगों तक पहुँचाएगी, और उसका टैक्स इसके पास पहुँच गया सरकार के। और सरकार क्या करे, सरकार जितने एम्प्लॉइंस को रखे उसको तनख्वाह को निकाल दे उसी टैक्स के वजह से, और जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्च करे। ये जरूरी है काम करना। तो जो मंदिर देखा कि भारत की जनता वो मंदिर पे खर्च करेगी, खर्च करवा देगा। उसको लगेगा कि यहाँ भी डांस बार खोल देंगे, यहाँ से तो बियर बार खोलने के लिए उसको दिया है कि अपने घर में खोल लीजिए, लाइसेंस दिया। पैसा खर्च करवाना है उसको सरकार को, तो वो खर्च करवाएगा। तो अगर नैतिकता की बात करें तो जितने बार हैं मॉडल शॉप और बियर बार, तो तुरंत बंद कर देना चाहिए ना। लेकिन सरकार को क्या चाहिए, मैंने कहा कि DM की कुर्सी ऐसे नहीं मिलेगी, SDM की कुर्सी जिस दिन कमा के नहीं दोगे उस दिन आपको, इसलिए ना आपको होना है क्या कहते हैं
बहुत नैतिक भी नहीं हो रहा है। सरकार को समझो कि सरकार चाहती क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो सरकार ही आपसे पढ़वा रही है, हमसे पढ़वा रही है। और आपको बता रही है कि आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बनना है प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई करके, तो आपको करना क्या ये भी मैं बता रहा हूँ, कमा के देना है। चलिए अब इसके बारे में अभी थोड़ी और डिटेल करेंगे। इतना मैंने बता दिया, इसलिए माइंड है थोड़ा सा मैं बता दूँ वैल्यू सी चीज़, वरना शिकायत रहेगी कि आप सब लेक्चर लेते हैं। इतना समझ में आया? कोई अच्छा किसी का कोई सवाल पीछे? तुम्हारा कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? कुछ पूछो, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अरे मुझसे पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है? पूछो, तुम तो पूछते हो क्या? आप पूछो, कोई सवाल पूछो। कुछ हम इम्पोर्टेंट राजाओं के नाम बता रहे हैं, आप बहुत शॉर्ट है, बहुत लंबा है। सबसे पहले तो आप चौहान वंश लिखिए, और चौहान वंश लिखिए तो और अपने दिमाग में आप ये बैठाइए कि कहाँ पर है। इंडिया के मैप देखिए, उत्तर भारत देखिए और बैठाइए कहाँ पर है। इसको वन कर देना। चौहान, आवाज आ रही है ना? चौहान शाकंभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे। चौहान शाकंभरी नामक देवी के उपासक थे, इसलिए उन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख शासक निम्न, इस वंश के प्रमुख शासक निम्न, इस वंश के प्रमुख शासक निम्न। विग्रहराज द्वितीय, इसमें बहुत सारे शासक में कुछ महत्वपूर्ण शासक के नाम लिखा है। विग्रहराज द्वितीय इसको चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जा सकता है। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जा सकता है। इसने गुजरात के शासक मूलराज प्रथम, ये मूलराज जो है, इसको आप, ये इतिहास में बड़ा कंफ्यूजिंग है, कई किताबों में अलग अलग है। मूलराज भी लिखा हुआ है और भीमदेव भी लिखा हुआ है, दोनों एक व्यक्ति के लिए दो नामों का प्रयोग हुआ। तो मूलराज प्रथम कहिए चाहे भीमदेव प्रथम कहिए, ऑब्लिक करके लिख लीजिए। को हरा कर कंथा दुर्ग में शरण लेने को विवश किया। कंथा दुर्ग में शरण लेने को विवश किया। अब दूसरा अजय राय नाम की, अजय राय सेकंड। अजय राय ने अजमेर को अजय मेरू कहा था, ब्रैकेट में अजय मेरू लिखी। अजय राय ने अजमेर की स्थापना की थी। उसने सांभर, डोसा सांभर वाला है, सांभर, उसने सांभर
की जगह अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। उसने सांभर की जगह अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई थी। सांभर की जगह अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई थी। अरणोराज नेक्स्ट अरणोराज अरणोराज ने पुष्कर में वाराह मंदिर का निर्माण कराया। वाराह मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे कालांतर में या जिसे बाद में जहांगीर ने तोड़वा दिया। नेक्स्ट शासक है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक। इसने तोमर वंश के राजा तवर को पराजित कर इसने तोमरों के राजा तवर को पराजित कर दिल्ली को जीत लिया। लेकिन उसने दिल्ली का विलय न करके बल्कि उसको बफर स्टेट के रूप में रखा। दिल्ली का विलय न करके उसे बफर स्टेट के रूप में रखा। बफर स्टेट का मतलब होता मध्यवर्ती राज्य, समझ रहे हो ना? अभी मैं पूछिएगा, इससे जो चीज ना समझ पाएगा पूछिएगा, क्वेश्चन कीजिए, आपने लाइन लिखा समझ में, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? पूछिए जरूर, ऐसे मत जाइए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप पूछिए। विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों का उल्लेख उसके दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में हुआ है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिलर। स्तंभ लेख में हुआ है। स्तंभ लेख में हुआ है। महत्वपूर्ण है कि यह स्तंभ लेख फिरोज शाह की लाट नामक अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ। स्तंभ पर खुदा हुआ। कुछ चीजें बता दो, क्लियर हो जाए। फिरोज शाह की लाट के नाम से मशहूर अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ। इसको मेरी आवाज जा रही है? इसमें बोल रहे तो हमको लगता है कि हम पीछे सुनाई पड़ रहा है पीछे ना। देखो क्या चीज सुनाई पड़ रहा है ना? आप उठा के बोलो लाइट नहीं है क्या?
बंद हुआ। अरे भाई ये काम नहीं कर रहा है, बंद कर दिए क्या? अरे यार तो बताना चाहिए हमको, गाना गवा रहे हो बिना माइक के। ए बच्चे, ये जो लाइन है भाई 4-5 घंटा लगातार बैठ के पढ़ना मामूली बात है, इंटरेस्ट होगा नहीं बैठेगा। देखो ये जो लाइन को मैंने बताई, देखो अशोक तो बहुत बिफोर जो पीरियड, तो अशोक ने आपने सुना कि बहुत सारे स्तंभ उसने करवाए और उस पर लेख लिखवाए, ठीक है। अब वो तो एनिसन हिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, भाई मैं भी एनिसन हिस्ट्री पढ़ा नहीं करता, और जो पढ़ाऊँ अपने ज्ञान के लिए पढ़ाऊँ, और मैंने इसका पूरा तैयारी करके रखा था। स्तंभ अशोक के जहाँ जहाँ स्तंभ लेख मिले पूरा विश्व का मैप बनाकर, और बाकायदा मैंने उसको कहाँ पर क्या मिला ये लिख के रखा, लेकिन पढ़ना पड़ा, भूल गया ना। बहुत पहले मैंने पीजीटी का एक बार पढ़ाया था कोचिंग, तो उसमें चूँकि एनिशियल हिस्ट्री भी आता है, तो उसमें मुझे पढ़ाना था, मैंने पूरा स्टडी किया था, कभी मैंने एनिशियल हिस्ट्री नहीं, लेकिन उस समय पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब तो अशोक तो मरे, सब खत्म हो गए, एक ही जिंदा है। देखो जैसे आज सरकार कोई काम करती है तो पत्थर लगवाती है, उस पर शिलालेख, क्यों? क्यों? हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन शिलालेख, और कल खत्म होगा तो शिलालेख से प्रमाणित हो जाएगा कि कुछ काम, भाई जितने कंप्यूटर के डाटा आते हैं, भूकंप आवे, सब खत्म हो गए, 2-4 शिलालेख बची जब लगाए सब खत्म हो। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अभी मैंने क्या बताया कि हिस्टोरियन, नया हिस्टोरियन ग्रुप आया है जो लिटरेरी रिसोर्स पे इतिहास नहीं लिख रहा है, बल्कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स पे इतिहास लिख रहा है, पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं वो ज़्यादा मूविंग है ना। तो अब भाई लिटरेरी रिसोर्स में हम कुछ भी लिख लें तो हम उसको सही मान लोगे? विज्ञान तो नहीं मानता ना, विज्ञान तो पूरा रिसर्च करता है ना, ह्यूमन बॉडी का रिसर्च करके पोस्टमार्टम क्यों करता है भाई? तो बताओ क्यों हत्या हुई? हत्या हुई कि अपने आप मर गया, पोस्टमार्टम में पता चल जाता है। तो इतिहास में भी पोस्टमार्टम हो रहा है, इतिहास में आपको पढ़ना तो इतिहास का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और सच निकालना पड़ेगा। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट कोई नहीं कहेगा कि राजपूत कमजोर थे इस वजह से भारत पर तो मुसलमानों का शासन हुआ, ये कोई मानेगा? ये तो लिखा हुआ है कि राजपूत बड़े वीर थे, वॉरियर क्लास के थे, योद्धा थे। अरे थे तो क्यों हार गए? कहाँ लिखा हुआ है? तो इतिहास का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और सच को निकालना पड़ेगा। तो आप आपस में लड़े, हम तुमको हराए तो लिखवा दिए, इनको हराया और पढ़ा रहे हैं तुमको, क्योंकि अशोक का जो पिलर है इस पर विग्रह राज ने भी लिखवा दिया, और बाद में विग्रह राज का विरोध तुगलक आएंगे तो वो भी लिखवा देंगे, और इसको उठवाएंगे कि अगर ये हरियाणा में है तो उठवा लाएंगे और इसको लगा देंगे दिल्ली में, बोल देंगे फिरोज शाह की लाट है। तो वो अशोक अभी बहुत, अभी जहांगीर आएंगे, अकबर आएंगे, बहुत सारे अशोक के पिलर पे भी अपना अपना खुदवा देंगे, इधर वो वही लगा अशोक का। तो तुमको ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये था विग्रह राज चतुर्थ ने जो पिलर पे 2 स्तंभ लेख है वो अशोक के पिलर पे कि हमने इनको पराजित और दिल्ली छीन ली। अब इसी से हमको पता चला, इसी पिलर स्तंभ लेख से अंडरस्टैंड। हम लोग, मैं खूब जब स्टूडेंट था तो मैं नहीं समझ पाता, इसीलिए मैं जब तुमको पढ़ा रहा हूँ तो भाई मुझे भी कुछ टीचर बता देता तो हो सकता है वो एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि एक ही बार में तुम इसको समझ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या बात खत्म करें क्या? चालू करें? तो बहुत इस तरह तो हम पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 5 दिन में खत्म करना, आज तीसरा दिन है, 2 दिन 2 क्लास बचे, चौथा बचा या तो फिर चलो कल मैं इसको बहुत शॉर्ट में खत्म करता हूँ, तो खुद लिख लेता हूँ, उसके बाद तो आसानी होगी।